हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस में। हम लोग आज करने वाले हैं हिंदी के पहले अध्याय श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इसको समझेंगे ये चैप्टर। और आज आपका एक हिंदी सीरीज भी यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, हम लोग हिंदी के सारे कहानियों को एक एक करके और हर एक एक क्लास में उसको ख़त्म करते हुए जाएंगे। ठीक है, उससे क्वेश्चन आंसर को भी कर लेंगे। क्वेश्चन आंसर में जो लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न होंगे उसको मैं अच्छे से बताऊंगा। साथ साथ यहाँ ये है कि मैं आपके सामने किताब को पढ़ लूंगा और किताब पढ़ते पढ़ते मैं आपको समझाऊंगा कि क्या अर्थ है इसका, उस अर्थ को समझेंगे। फिर हम लोग क्वेश्चन पे बात करेंगे, जो प्रीवियस ईयर जो पिछले साल के जो प्रश्न आए हुए हैं उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो अदम गौंडवी जी की एक कविता है, आइए महसूस कीजिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। ये कविता को हम लोग जोड़ते हुए शुरुआत करते हैं। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अब आप बोलिएगा सर ये कविता सुनाए और हम लोग शुरू करने वाले हैं कुछ और, क्योंकि उसकी जो लाइन है, आइए महसूस कीजिए जिंदगी के ताप को, और आपको सही में समझना है जिंदगी का ताप क्या है, मतलब जिंदगी कितनी बदतर हो सकती है। तो उसके लिए आपको कहाँ चलना है, आइए महसूस कीजिए जिंदगी के ताप को, मैं चमाड़ों की गली तक ले चलूंगा आपको। चलिए चमाड़ों की गली और देखिए कि क्या बदतर स्थिति होती है। ठीक है, तो इसी पे, क्योंकि ये चमाड़ शब्द ये क्यों आया, इस ये जो शब्द है इसी शब्द पे ये समझिए कि ये कहानी उसी का आधार है। ये कहानी के लेखक हैं भीमराव अंबेडकर, जिसको कि हम लोग संविधान संविधान के जनक भी कहते हैं। अभी 15 अगस्त आने वाला है। हमारा संविधान जो है, हमें आज़ादी मिली थी 15 अगस्त को। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसको हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इनके पुरोधा जो हैं वो भीमराव अंबेडकर जी ही हैं। ठीक है, तो पहले जानेंगे भीमराव जी के जीवन के बारे में, क्योंकि इनके जीवन से भी प्रश्न बनते हैं। आपके सब आपके ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू के प्रश्न जो हैं इनके जीवन से ही बनते हैं। तो पहले उसको देखते हैं, मतलब इस चैप्टर में। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या। पहली बात, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो हैं वो कौन है, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और यह एक निबंध है। ठीक है, यह एक निबंध है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आपसे पूछ भी सकता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, कहानी है, निबंध है या काव्य है, या ऐसे करके आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये निबंध है। देखिए, सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1891 में, 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनका जन्म स्थल कहाँ है, इनका जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में। ठीक है, महू मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, ये एक महार जाति से आने वाले थे और इनको अपने जीवन में बहुत कष्ट करना पड़ा शिक्षा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये SC ST एक दलित परिवार से आते थे, तो उस समय छुआछूत बहुत अपने प्रचंड पे था। ठीक है, तो इनको सामान्य शिक्षा लेने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा था। उस समय ऐसा स्थिति था, क्योंकि कह देते थे कि जिसको ये छू लेंगे वो ये अछूत कहलाते थे, मतलब जिनके छूने से कोई चीज़ खराब हो जाता है। ठीक है, इन लोगों को सामान्य शिक्षा ये इस जिस अगर स्कूल में बैठते थे तो बाकी विद्यार्थी इनसे दूर हट जाते थे। ये मतलब ये आप समझ लीजिए ये कितनी बड़ी बीमारी थी, ये मानसिक बीमारी के रूप में कन्वर्ट हो गई थी ये जातिवाद। क्योंकि जातिवाद का ऐसा घोर रूप कि किसी एक व्यक्ति के छूने से, एक व्यक्ति के बैठने से वो अगल-बगल के लोग छुला जाएँगे और कुछ ऐसा हो जाएगा। मतलब समझ रहे हैं ये हमारे उस समय के हम लोग के मानसिक स्थिति में किस तरह प्रभाव डाले हुए था। तो इनको इन सभी का सामना करना पड़ा। उसके बावजूद, ठीक है, ये निखर के सामने आए। कहते हैं कि सोना जितना तपता है वो उतना निखरता है। उसका साक्षात जो उदाहरण है वो भीमराव अंबेडकर जी हैं। ठीक है, इनको इनका जन्म स्थल कहाँ था, महू मध्य प्रदेश, और एक दलित परिवार से आते थे। ठीक है, इन्होंने इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा, जो कि जिनके सहायक बड़ौदा नरेश थे, इनकी इनकी लगन और शिक्षा को देखते हुए इनकी मदद की थी। और इन्होंने अपनी जो उच्चतर शिक्षा है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में जाकर ग्रहण की थी। ये सब आपके एक नंबर के प्रश्न बनते हैं, इन सभी को आप इग्नोर मत कीजिएगा। इसी के लिए मैंने एक छोटे छोटे पॉइंट में लिखा है। ठीक है, कि किन्होंने सहायता किया था, बड़ौदा नरेश। आपसे ये भी प्रश्न पूछता है, ठीक है, कि भीमराव अंबेडकर की मदद किसने की थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने की।
तो वहां पे आपको बड़ौदा नरेशपुर डालना है। ठीक है, आगे देखते हैं। इनकी व्याख्याता किस चीज में थी? ये इतिहास मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शक, ठीक है, इन सभी रूप में इनको जाना जाता था, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे थे। इनको जितना ज्यादा सामना करना पड़ा शिक्षा ग्रहण करने में, मतलब चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उन्होंने इसे अपने जीवन का एक लक्ष्य के रूप में लिया था। और ऐसा लिया कि उन्होंने हर एक मतलब आप कह सकते हैं हर एक क्षेत्र में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। और ऐसी शिक्षा ग्रहण की कि उस समय कहा जाता है कि ये बहुत कि उस समय के सबसे पढ़े लिखे व्यक्तियों में से एक इनका भी नाम था। समझ जाइए कि ये कितने पढ़े लिखे व्यक्ति थे। और इस बात से भी आप समझ सकते हैं कि भारत के संविधान के जो लेखक हैं, ठीक है, जो निर्माता हैं, वो निर्माता भीमराव अंबेडकर ही हैं। और भारतीय संविधान जिससे अभी हमारा देश चल रहा है, ठीक है, उसके पुरोधा जो है वो भीमराव अंबेडकर ही हैं। तो आप समझिए कि कितने विद्वान व्यक्ति थे ये। ठीक है, इनके जीवन में तीन तीन व्यक्ति थे जिन्होंने इन्हें बहुत प्रेरणा दी थी। उसमें से एक बुद्ध थे, कबीर और ज्योतिबा फुले। ये तीन व्यक्ति थे इनके इनके प्रेरक थे। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछता है कि भीमराव अंबेडकर जी किससे प्रेरणा ग्रहण करते थे, वो कौन कौन थे? तो तीन व्यक्ति कौन थे? एक बुद्ध थे, कबीर थे और ज्योतिबा फुले थे। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 6 दिसंबर 1956 में हुई थी। ठीक है, और इनके जन्म दिवस को परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है आज भी। ठीक है, और ये बौद्ध धर्म के लोग इसको बहुत मानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी। एक तरीका मैं आपको बताता हूं कि आपको याद रहेगा कि इनकी रचनाएं अगर जैसे मान लो प्रश्न में पूछेगा कि भीमराव अंबेडकर की रचनाएं बताएं, ठीक है, या फिर ऐसा कभी भी कुछ आता है, एक चीज तुम ध्यान दो कि इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो सब इंग्लिश में है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपको दिमाग में ये रखना है मोटा मोटी जो जो इंग्लिश में लिखा हुआ है वो किनका है, वो भीमराव अम्बेडकर का है। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में और कोई वैसा नहीं है। देखिए कौन कौन सा इन्होंने बुक लिखा है। इनका पहला जो किताब लिखा वो मतलब बहुत सारी पुस्तक है जो आपके जो जो इनकी बहुचर्चित किताब है उनमें से कुछ ये हैं। पहला है द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म। ठीक है, मतलब इंडिया में जो जाति व्यवस्था है, ठीक है, और वो कैसे कार्य करती है उस पर उन्होंने बुक लिखा है, पुस्तक लिखी है। उसके बाद है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, दूसरा बुक है। तीसरा बुक है द अनटचेबल्स। द अनटचेबल्स क्यों? क्योंकि ये खुद एक दलित जाति से थे, ये इसी के लिए इन्होंने क्या दलित जाति पे एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है द अनटचेबल। हालांकि इनकी सारी पुस्तकों में कहीं ना कहीं वो रूप दिखता है। ठीक है, आगे आगे इनका है हु आर दे। उसके बाद हु आर शूद्रास, देखिए ये भी वही पुस्तक है, हु आर शूद्रास। और उसके अलावा बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, ठीक है, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्धा एंड हिज धम्मा, और थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स। हाँ, और उसके उसके बाद देखते हैं द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदूज वुमेन। ठीक है, इनकी अगली पुस्तक का नाम है द राइज एंड द फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन। आगे है वो लिखा हुआ है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, यही एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट जो है ये एक भाषण था, ठीक है, जो इन्हें देना था 1936 के लाहौर अधिवेशन में इनको ये भाषण देना था, जो भाषण इनका नहीं हुआ था। और ये भाषण था, ठीक है, और ये इन्हें देना था कहाँ पे? इन्हें देना था लाहौर अधिवेशन में, जो कि 1936 में हुआ था, जो आज का पाकिस्तान है। ठीक है, इन्होंने ये लिखा था, इन्होंने लिखा था वो, लेकिन बोले नहीं थे। इसका हिंदी अनुवाद जो किए थे उनका नाम है ललई सिंह यादव। ठीक है, सोचिए कितने इन्हीं के कारण इतने महान व्यक्ति के जो जो थॉट्स हैं, ठीक है, को हम लोग को पढ़ने को मिला। ठीक है, उनका नाम है, जो इनको हिंदी अनुवाद की, उनका नाम है ललई सिंह यादव। ये इसका हिंदी रूपांतरण करते हैं और इसका नाम है जाति भेद का उच्छेद। ठीक है, इसी का हिंदी इसको ये कहते हैं। और इन्हीं इसी का एक पार्ट इन्होंने निकाला, इसका नाम है श्रम, इन्हीं का एक पार्ट है वो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, ये इसका हिंदी अनुवाद है। ठीक है, इसका एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो कि अंबेडकर साहब ने लिखा था
हाँ, भाषण के रूप में लिखा था, उनका रूपांतरण हिंदी में किया किन्होंने, ललई सिंह यादव ने। ये सब प्रश्न जो है आपके एमसीक्यू में आते ही आते हैं। तो यहाँ पे जितना भी चीज दिया हुआ है ये सब समझिए कि सबसे आपका एक एक नंबर का प्रश्न बनेगा, इसलिए सबको याद रखना है, सबको करना है। तो ये सब आप लिखिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे ये कि ये जो चैप्टर है ये मैं अभी आपके सामने पढ़ूंगा। ठीक है, पढ़ेंगे तो मेरे हाथ में किताब होगा क्योंकि ऐसे तो पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम आपके सामने पढ़ेंगे। पढ़ते समय, ठीक है, उस समय आपको कुछ लिखवाया नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये निबंध है, निबंध में कोई कैरेक्टर नहीं होता है। जब कोई कैरेक्टर अर्थात कोई जब कोई कैरेक्टर ही नहीं है तो हम उसको लिखेंगे क्या। ठीक है, तो पहले हम जब आपको पढ़ाएंगे तो निबंध को आपको समझाएंगे कि इसका अर्थ क्या है। उसके बाद हम लोग हम लोग प्रीवियस ईयर में क्या प्रश्न पूछे गए उसको देख लेंगे। उसके बाद हम लोग साथ में जो पुस्तक में प्रश्न, मतलब जो प्रश्न इसमें है वही एग्जाम में आता है, और वो हर बार आता है, एक ही चीज घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है। मेरा ये रहेगा कि आपको इतना अच्छा से समझाएं कि आपको समझ में आ जाए। कभी भी किताब खोलो या कोई प्रश्न देखो तो तुमको ये नहीं रटना ना पड़े, तुम खुद से उसका उत्तर बना के लिख सको। ठीक है, जरूरी नहीं है कि तुम मान लो कि तुमको उतना इतना हार्ड जो होता है, इतना कठिन कठिन शब्द तुमको नहीं याद होता है, तुम अपने शब्दों में भी चाहो तो उसको लिख सकते हो। कोई खराबी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप तुमको कि बोर्ड में नंबर नहीं मिलेगा या टीचर नंबर नहीं देगा। अगर तुम अच्छे से लिखे हो, अगर अपने कॉपी को अच्छे से दिखाओगे, अच्छे से लिख के सबके सामने प्रेजेंट करोगे तो नंबर जरूर मिलेगा। ठीक है, पहले आप लोग इसको लिखिए। उसके बाद अभी आपके सामने हम उसका अभी जो निबंध है उसको पढ़ते हैं, उसके बाद उसको समझते हैं। ठीक है, चलिए पहले कीजिए इसको। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। बुक मैं एक एक करके बुक को पढ़ूंगा, एक एक लाइन बुक को पढ़ूंगा, साथ में आपको समझाते हुए जाऊंगा। ठीक है, कि इसका अर्थ क्या निकलता है। ठीक है, और आपका काम ये होगा कि आप आपको सब बुक निकालें, बुक को देखें, बुक को पढ़ें और समझें, क्योंकि जब आप अगली बार जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, लिखा हुआ है, यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। वो कह रहे हैं, ठीक है, कि आज के ज़माने में भी, ये आधुनिक काल चल रहा है, लेकिन आज के समय में भी बहुत लोग ऐसे हैं जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं और उसके पोषक पोषक मतलब होते हैं कि किसी न किसी रूप में जातिवाद को अच्छा कहने वाले। ठीक है, कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। ठीक है, जो जातिवाद को सही मानते हैं वो इसके पीछे कुछ ना कुछ तर्क देते हैं। क्या तर्क देते हैं समझते हैं हम। लिखा हुआ है, समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का एक दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। उनका मानना है, जो जातिवाद के समर्थक हैं वो कहते हैं कि किसी भी समाज को चलने के लिए, ठीक है, श्रम विभाजन का होना आवश्यक है, क्योंकि इससे क्या होती है, कार्यकुशलता बढ़ती है। तो और ये उनका कथन सही है कि समाज को बढ़ाने के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है, लेकिन आपके श्रम को आपकी जाति मानना ये गलत है। तो जो जातिवाद के समर्थक हैं वो सिर्फ ये कहते हैं कि एक सभ्य समाज को चलने के लिए कि कि श्रम विभाजन आवश्यक है, लेकिन श्रम विभाजन आवश्यक होने का ये अर्थ नहीं है कि आपके श्रम को आपकी जाति बना दी जाए। ठीक है, इसके खिलाफ जो है वो भीमराव अंबेडकर जी का सोच है, क्योंकि यही यही आगे चल के जाति का रूप ले लेता है, और जाति का रूप कितना कुरूप हो सकता है हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप ले लेती है। ठीक है, जो अभी हम आपको बता रहे थे कि कि जो हम श्रम विभाजन कह रहे हैं वो श्रम से हट के श्रमिक विभाजन हो जाता है। श्रमिक वो होते हैं जो श्रम करते हैं। ठीक है, और जैसे कि कोई बाल काट रहा है, कोई दूध बेच रहा है, कोई या चमड़ा का काम कर रहा है। ठीक है, तो जो चमड़ा का काम कर रहा है उसको चमाड़ बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि चमड़ा के कार्य करने वाले को, क्योंकि जो चमड़ा का काम कर रहा है तो उसका कार्य पे आधारित हो गया, तो उसको हम लोग चमाड़ बोलने लगे। ठीक है,
हम लोग नाई बोलने लगे क्योंकि वो नौह केस का काम करते थे, ठीक है। हम लोग ग्वाला बोलने लगे क्योंकि वो दूध का काम करते थे, ठीक है। लेकिन ये श्रम विभाजन को हम लोग श्रमिक विभाजन बना दिए, उनकी जाति बना दिए। अब उनके पीढ़ी, उनके बच्चे जो जन्म ले रहे थे वो अब वही करेंगे, ठीक है। एक नाई का बेटा नाई, एक ग्वाला का बेटा ग्वाला, ठीक है। मतलब जो जिस जिस भी जाति में जिस मतलब उसके पिताजी, उसके दादाजी, उसके परदादा जी जो श्रम कर रहे थे, उसी श्रम में उसको कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो श्रम विभाजन, जो श्रम विभाजन के पोषक हैं, उनका कहना था कि ये आवश्यक था, ठीक है। आवश्यक था, हो सकता है किसी युग में ये रहा होगा, लेकिन आवश्यक है तो कतई नहीं, ठीक है। इसका घोर घोर रूप जो है देखा गया। अब बात यह है कि जातिवाद के पोषक कौन है। जातिवाद के पोषक हमेशा वो होंगे, ठीक है, जिन वर्ग को उसका फायदा पहुंचता है। सिंपल सी बात है, आप आज के समय में भी देखिएगा, जिसको जिसको जिस चीज से फायदा पहुंच रहा है वो उस चीज का समर्थक है, ठीक है। क्योंकि उसको उसमें दोष नहीं दिखेगा, क्योंकि क्यों नहीं दोष दिखेगा, क्योंकि वो उसके लिए अच्छा है, ठीक है। तो जिन जातियों के लिए जातिवाद अच्छी व्यवस्था बनी हुई थी, उनको, वो उसके समर्थक हैं, उनको उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं दिखता है। कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि नहीं इसमें भी दोष है, लेकिन ज़्यादातर लोग आपको वैसे मिलेंगे जिनको वो नहीं दिखेगा, क्योंकि वो भेदभाव उनके साथ नहीं हुआ। वो हमेशा एक बहुत ही अच्छा जीवन जिए, ठीक है। और ये लेकिन उनके साथ बुरा हो गया जो इनके शिकार हो गए, ठीक है। तो हमेशा इसके दो रूप देखने को मिलते हैं। आगे समझते हैं, लिखा हुआ है, श्रम विभाजन निश्चित ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। अंबेडकर जी कहते हैं कि सही बात है, किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता। मतलब ये कहते हैं कि श्रम विभाजन तो करता है, लेकिन वो क्या करता है, वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। समझते हैं कैसे। एक वर्ग है जिसको कि बहुत ही ऊंचा पोस्ट दे दिया गया और उसको बहुत ही अच्छा काम दे दिया गया, ठीक है। और ये बताया गया ये काम, जिस काम का बहुत ज़्यादा वैल्यू हो उस सोसाइटी, उस समाज में, ठीक है। और दूसरी तरफ एक को वो निम्न काम दे दिया गया जिसमें कि समाज में उसकी उसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। आप आज ही ऐसे समझिए, आज के समय श्रम विभाजन को हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि कोई आईएएस ऑफिसर हो, ठीक है, आईएएस हो और एक चपरासी हो, तो हम लोग क्या करेंगे, आईएएस और चपरासी को एक नज़र में देखेंगे नहीं। तो फिर आप बोलिएगा कि श्रम विभाजन तो सर ये भी गलत है। ये श्रम विभाजन किस आधार पे है, ये श्रम विभाजन आपकी क्षमता के आधार पे है कि आपको वो जो आज के समय जो बना है, जो प्यून बना हुआ है, जो चपरासी बना हुआ है, उसको भी ये उसके पास भी अधिकार प्राप्त है कि अगर वो एग्ज़ाम में बैठे और अच्छे से परीक्षा दे तो वो भी आईएएस बन सकता है, ठीक है। तो ये विभाजन अच्छा है क्योंकि इस विभाजन में किसी की जाति नहीं छुपी हुई है। उसी उसी चपरासी का बेटा चपरासी नहीं बन पाएगा क्योंकि चपरासी के लिए भी एग्ज़ाम देना पड़ता है आज के समय में। वो एग्ज़ाम नहीं पास कर पाएगा तो वो भी नहीं बनेगा, या हो सकता है वो उससे अच्छा एग्ज़ाम पास करके वो दरोगा बन जाए, ठीक है, वो एसपी बन जाए, या किसी और क्षेत्र में हो सकता है साइंटिस्ट, मतलब उसका आज जो क्षेत्र में मन करेगा जाने का वो जा सकता है। लेकिन एक समय था कि ऐसा नहीं था, ठीक है। और वही आईएएस जिसको कि आज समाज में सबसे ज़्यादा वैल्यू मिलता है, उसका बेटा अगर कुछ नहीं करेगा तो उसको एक चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलेगी, ठीक है। क्योंकि आज का विभाजन जो है वो किस पर है, वो विभाजन है कि आपकी क्षमता पर। आपकी जो क्षमता है उसको आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठ के उसको निकाल लीजिए। लेकिन इस समय जो था वो आपकी कार्य आपको दिया तो गया इसलिए क्योंकि बोला गया कि कार्य के लिए आवश्यक है, आप ये कार्य करो। लेकिन उस कार्य को आपको जाति में करके बांध दिया गया और आप बोला गया कि क्योंकि आप वो काम करते हो तो अपने बच्चे को भी वही सिखाओगे और वही काम आगे बढ़ेगा। एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं, महाभारत का एक बहुत अच्छा उदाहरण है कर्ण, ठीक है। कर्ण की जन्म उसका जहाँ भी हुआ वो पला एक सूत के घर में। सूत के घर में जैसे ही पला तो वो जैसे, क्योंकि वो योद्धा बना, बहुत अच्छा योद्धा बना, उसने अपनी शिक्षा भी एक झूठ कह के प्राप्त की। क्यों? आखिरकार उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए झूठ ही क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि वो किसी खास जाति वर्ग विशेष से नहीं आता था, इसलिए उसको झूठ बोलना पड़ा, पहली बात। उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होने के बावजूद, ठीक है, हमेशा समाज सब तरफ से उस पे उँगली उठाया।
ठीक है। उसके बाद भी वो अर्जुन से बड़ा योद्धा था। बड़ा योद्धा था या नहीं था इस पर डिबेट है, लेकिन वो अर्जुन के बराबर का योद्धा था, इसमें कोई डिबेट नहीं है। लेकिन फिर भी दोनों को एक तरह का सम्मान नहीं मिला। जितना सम्मान अर्जुन को मिला उतना सम्मान कर्ण को नहीं मिला, क्योंकि कर्ण को हमेशा यह कहा गया कि वो सूत पुत्र है। ठीक है, उसको युद्ध करने के लिए भी जब कहा गया तो कहा गया कि हम किसी मतलब एक क्षत्रिय दूसरे क्षत्रिय से युद्ध कर सकता है, सूत से नहीं, या किसी राजा से। उस समय दुर्योधन आता है और उसको अंग प्रदेश का राजा बनाता है ताकि युद्ध हो सके। तो आप समझिए कि किस तरह हर समय हर क्षण, ठीक है, जाति आपके आपको आपके ग्रोथ में, ठीक है, उस समय आपके ग्रोथ में बाधा बन रही थी। ठीक है, तो इसी बाधा ये बाधा समाप्त होते होते बहुत समय लगा। भारतीय संविधान लागू होने के बाद इस व्यवस्था को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और धीरे धीरे समाज में व्यवस्था खत्म होती गई। जाति के बारे में एक कहावत है, जाति जो कभी नहीं जाती। ये बात पूर्णतः सत्य है या नहीं है, ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं, लेकिन ये बात है कि आज का जो समाज है, उस समाज में भी जो विवाह होता है वो अपने जाति में ही होता है। तो कहीं ना कहीं, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो किसी भी श्रेणी के जो जो जाति में विभाजन किया गया था, उस विभाजन में वो भी आज कहीं ना कहीं उनके मन में ये विभाजन आज भी है, क्योंकि आज भी वो भी अपने ही लोगों में जाना चाहते हैं, ज़्यादा ऊंच या ज़्यादा नीचे में नहीं जाना चाहते हैं, जैसा कि विभाजन किया गया था। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आज भी है। ठीक है, और इस विभाजन को समाप्त होने का ज़रूरत है, क्योंकि अब जो है आपका कार्य जो है आपके जाति पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, थोड़ा अभी भी करता है, लेकिन वो खैर, जैसे कि अभी भी जैसे बाल बनाना हुआ तो हम गए, तो आप खुद हम अपना एग्जांपल देते हैं। हम गए तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि बड़ा अच्छा काम है, बड़ा अच्छा कमा लेता होगा। फिर लगा कि इसकी जाति क्या होगी। ठीक है, फिर लगा कि नहीं, ये जो होंगे ये ठाकुर जी ही होंगे, मतलब ये जो होंगे नाई होंगे। ठीक है, ना ही होंगे। तो क्यों? क्योंकि और सही में मेरा पूछना नहीं चाहिए, लेकिन जानबूझ के ये पूछा क्योंकि मुझे ये समझना था कि क्या आज भी यही आधार चल रहा है, क्या आज भी यही आधार है कि लोग जो अपना कार्य कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने जाति के आधार पर ही कर रहे हैं। उनसे पूछा, वो बताए हाँ। तो उनसे पूछा कि ऐसा क्या जरूरी है कि आप यही कर रहे हो, कुछ और काम नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये उन्होंने खुद से सोचा कि वो ये करेंगे, क्योंकि उनको इसमें मतलब उनको लगा कि इससे उनको पैसा अच्छा आएगा। ठीक है, और अच्छा क्षेत्र में हो रहा है, और आजकल थोड़ा सा फैशन का युग है, लोग बाल वाल में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है। तो ये उसको लिबर्टी मिला हुआ था। ठीक है, कि वो खुद से उस पेशे को चुन रहा है। वो अगर आज हम खुद चाहें तो, अगर हम खुद बाल बनाना अच्छे से सीख जाएं, बाल दाढ़ी काटना, तो हम भी बन सकते हैं। कोई हमको नहीं रोक सकता कि अरे पहले सर्टिफिकेट दिखाओ कि तुम किस जाति से हो, तब तुम करोगे, नहीं तो तुम नहीं खोल सकते हो। कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि अब वो जमाना गया। ठीक है, लेकिन मन में वो धीरे धीरे जाता है। जब युगों से चल रही रीत को युग परिवर्तन होने में समय लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं। लिखा हुआ है, भारत की जाति प्रथा प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच करार देती है। यहीं पे कह रहे हैं भीमराव अंबेडकर कि यहाँ पे जाति विभाजन जो होता है, जो श्रम विभाजन होता है, वह ऊंच और नीच का कारण बन जाता है। ठीक है, कि एक जो है वो अगर चमड़ा का काम कर रहा है, या फिर उसको महाड़ का काम कर रहा है, या कोई काम कर रहा है, तो उससे उसकी उसके उससे क्या, उसको वो मतलब हम जज करते हैं। ठीक है, और उसको नीच बताते हैं। और कोई जो है जो मतलब जो ऊंचे तबके पे काम कर रहा है, उसको ऊंच का मतलब जो के पद पर बैठाते हैं। ऊंच और नीच की पैमाना पे हम नापते हैं। ठीक है, ये हमारे हमारे यहाँ होता है, जो विश्व के किसी समाज में नहीं पाया जाता। और ये विश्व में कहीं नहीं पाया जाता कि आपके कर्म, जो आपका श्रम, जो कार्य आप कर रहे हैं, उसके आधार पे आपको ऊंच और नीच माना जाए। ठीक है, क्योंकि वो भी काम है, ये भी काम है। जो काम आपको आता है वो काम आप करते हैं। ठीक है, लेकिन उसके अनुसार हम लोग किसी को ऊंच बना दिए, मतलब बहुत बड़ा बना दिए, और किसी को हम लोग बहुत छोटा बना दिए। और वो ऐसा छोटा बन गया क्योंकि हम उसको फिर कभी बड़ा बनने ही नहीं दिए। ठीक है, और उसको हम लोग उसकी जाति बना दिए कि अब तो तुम वही करोगे, तुम्हारा बेटा भी वही करेगा, तो बेटा का बेटा भी वही करेगा,
तो वो ही तुम करने वाले हो, तुम और कुछ नहीं कर सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ भारत में दिखा और कहीं नहीं दिखा विश्व में, जैसा कि इनका मानना है। आगे कहते हैं, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं होगा, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम व्यक्ति समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। ये कहते हैं कि किसी का भी श्रम विभाजन जाति के आधार पर होना, मतलब वो उसके लिए सही नहीं है या एक समाज के लिए सही नहीं है, क्योंकि उसकी कार्य कुशलता किस चीज़ में है, उसको किस चीज़ में मन लग रहा है, ठीक है, वो उसके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, ना कि उसके जाति में जो कार्य है वो उसके लिए अच्छा होगा। ठीक है, किसी की जाति हो सकती है कि उसके जाति हो कि उसको पढ़ाई करना है, समझिए। ठीक है, हम बात करते हैं, ठीक है, जिसको कि उच्च जाति के श्रेणी में रखा गया था, लेकिन हो सकता है उसके बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लगे, ठीक है, और उसको मन लगे कलाकारी करने में, ठीक है, या उसको मन लगे घड़ा बनाने में, ठीक है, तो वो काम नहीं कर पाएगा। और आप ही बताइए, एक जो शिक्षित व्यक्ति का, जिसके पीढ़ी में शिक्षित व्यक्ति आए हैं, अब वो उसको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, फिर भी उसको वो कार्य दिया जाएगा, तो क्या वो कार्य को अच्छे से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी लगन नहीं रहेगी उस कार्य में। चाहे वो उच्च जाति हो या नीच जाति हो, दोनों में वो सेम चीज़ है, ठीक है? और कोई नीच जाति का है, उसको बहुत इच्छा है वो सब करने की, तो वो जो उसके कार्य उसके जाति में मिला हुआ, वो उस कार्य को अच्छे से नहीं करेगा, क्योंकि उसकी कार्य कुशलता, उसको कुछ और कार्य करने का मन है, और वो कार्य कुशलता भी उसकी किसी और चीज़ में है। ठीक है, वो पढ़ रहा है छुप-छुप के, उसको मन लग रहा है, वो वही कार्य करना चाहेगा। आगे लिखा हुआ है, इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह कहता है, जिससे मनुष्य की प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भ निर्धारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारण किया जाता है। ऐसा तो हम लोग का मानना है कि होना चाहिए, लेकिन हमारे भारतीय समाज में ऐसा नहीं होता है। भारतीय समाज में जब बच्चा गर्भ में आता है, उसी समय उसका कार्य जो है, वो कार्य निर्धारित कर दिया जाता है कि अगर ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा, तो वो पूजा पाठ ही कराएगा, और वो क्षत्रिय के घर में जन्म लिया तो वो क्षत्रिय का कार्य करेगा। अगर वो कुम्हार के यहाँ जन्म लिया तो कुम्हार का काम करेगा, वो चमार के यहाँ जन्म लिया तो चमड़ा का काम करेगा, ठीक है, जिसको हम लोग जाति कहते हैं। वही जाति में आए हुआ लोग, तो वो वही कार्य करेगा, वो दूसरा कार्य नहीं करेगा, ठीक है। ये गर्भ निर्धारण से ही तय कर लिया जाता है, जो कि एक समाज के लिए अभिशाप है, ठीक है। आगे देखते हैं, जाति तथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्ण निर्धारण ही नहीं बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देता है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या पर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है। क्योंकि उद्योग और धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी न कभी आकस्मिकता का परिवर्तन होता है। ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा है, ठीक है, तो छोड़ो ऊंच नीच, तो पहले दूसरी बात कर लो। अगर किसी को एक कार्य में बांध दिया जाए कि वो वही करेगा, और मान लीजिए आप किसी गांव में रहते हैं, ठीक है, आप किसी गांव में रहते हैं, चलिए वही क्षेत्र है, आपको जीवन वहीं जीना है अपना, आप कहीं नहीं निकल रहे हो। एक गांव है, उस गांव में आप समझ लीजिए कि उसमें कोई कार्य करने वाले, जैसे ईंटा उठाना, एक जाति है, मान लेते हैं एक जाति है, ठीक है, तो ईंटा उठाने वाला 500 व्यक्ति है, ठीक है, तो 500 व्यक्ति है, और घर जो बन रहा है, 2 बन रहा है, ठीक है, 2 घर बन रहा है, और उसमें मुश्किल से 5 या 6 व्यक्तियों की ज़रूरत है। तो बाकी जो व्यक्ति हैं, मान लीजिए 6 व्यक्ति है, तो 494 व्यक्ति जो होगा, वो क्या करेगा? क्योंकि वो कोई दूसरा कार्य कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसका जन्म हुआ है ईंटा उठाने के लिए, तो वो तो भूखों मरेगा। क्यों? क्योंकि कार्य की कमी है, और वो उसे कोई दूसरा कार्य दिया नहीं जाएगा। तुम वही कार्य कर सकते हो, तो चाहे उसमें कुशलता हो या ना हो, प्लस वो स्थिति बने या ना बने, अगर नहीं मिलेगा वो काम, तो भूखे मर सकता है, लेकिन वो दूसरा कार्य नहीं करेगा, क्योंकि उसकी जाति जो है उसे दूसरा काम करने करने का परमिशन नहीं देती है, इसलिए सिर्फ वही काम करेगा। तो ऐसे स्थिति जो होता है, मानव के जीवन को और दयनीय बना देता है। ठीक है, आगे देखते हैं, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है, और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो,
ना हो, इसके लिए भूखों मरने के अलावा कोई और चारा नहीं रह जाता। हिंदू धर्म की जाति जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता जो उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। बाबा भीमराव अंबेडकर का मानना है कि जाति प्रथा भी जो है भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण बनी हुई है। क्यों? क्योंकि कोई किसी कार्य में पारंगत होने के बावजूद भी वो कार्य को नहीं कर सकता, क्योंकि जन्म से ही उसको वो कार्य नहीं मिला हुआ है। उसके विपरीत, ठीक है, कोई उस काम में पारंगत है या नहीं है, लेकिन उसकी जाति वो है तो वो कार्य करेगा। और भारत की जाति व्यवस्था है, वो जाति व्यवस्था आपको कोई और अपने जाति के अलावा कोई और जाति का कार्य करने की अनुमति ही नहीं देता। चाहे आपको कुछ भी हो, चाहे आप भूखे ही क्यों ना मर जाओ, लेकिन कोई दूसरा कार्य आप नहीं कर सकते हो। और यही कारण है भारत में बढ़ रही बेरोजगारी का। ऐसा मानना है किनका? अंबेडकर जी का। ठीक है, और ये प्रत्यक्ष चुनौती बन के सामने आता है, ऐसा उनका मानना है बेरोजगारी का। क्योंकि यही अगर वो दूसरा काम करता तो शायद उसको रोजगार बढ़ता। ठीक है, क्योंकि वहां पे किसी को रोक टोक नहीं होता कि तुम इस जाति के हो, तुम यही काम कर सकते हो। क्योंकि जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे उनकी आवश्यकताएं बढ़ रही है, लेकिन वो सिर्फ अपनी जाति में निर्धारित कार्य को ही करेंगे तो वो अपनी मतलब ना ही वो अच्छे से खाना खा पाएंगे, ना ही वो अपने बच्चे को पाल पाएंगे। तो आगे शिक्षा उक्षा की बात तो छोड़ दीजिए, वो तो बहुत पुरानी है, वो तो बहुत नई बात होगी जो कि कभी संभव ही नहीं हो पाएगा उन लोगों के लिए। आगे लिखा हुआ है, इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। तो मतलब इस तरह से हम लोग देखते हैं, तो ये इस दृष्टि से जो जाति प्रथा है वो क्या होता है, श्रम विभाजन के हिसाब से भी देखिएगा तो वो गंभीर दोष बन चुकी है। क्योंकि जो जो कार्य करना चाहता है, ठीक है, वो कार्य उसको नहीं करने दिया जा रहा है, और वो ऐसा हो जा रहा है जिससे बेरोजगारी भी बढ़ रही है और वो व्यक्ति भूखों भी मर रहा है। किसी एरिया में काम करने वाले लोग कम हैं, ठीक, क्योंकि उसकी जाति में लोग कम हैं, लेकिन वो कार्य कोई और नहीं कर सकता, तो उस एरिया में जो कम लोग हैं वो ज़्यादा कमा भी रहे हैं, उनका जीवन भी अच्छा है, लेकिन वहाँ और लोगों की आवश्यकता है, लेकिन वहाँ वो लोग जा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो था, जो समाज में अलग अलग स्तर बन जा रहे थे। ठीक है, और ये जो है समाज के लिए अभिशाप बन रहा था। आगे देखते हैं, जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। इनका कहना है कि श्रम विभाजन जो है मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि वो जन्म जिस जाति में लिया उसी जाति में वो काम कर रहा है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं, जितनी बड़ी समस्या जितनी जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य में अरुचि के साथ केवल व्यवस्थावर कार्य कर रहे हैं। इनका मानना है कि आज के समय गरीबी उत्पीड़न से भी बड़ा समस्या क्या है कि जो जाति में निर्धारित काम है वो उनको करना पड़ रहा है, वो भी कैसे? व्यवस्था पूर्वक। उनको वो सबसे बड़ा दोष माने हैं। ठीक है, वो सबसे बड़ा उनका कहना है कि इससे बड़ा दोस्त तो कोई हो ही नहीं सकता, बाकी सब सेकेंडरी है। प्राइमरी है कि क्योंकि वो अपने काम को पूर्णतः मन से नहीं कर पा रहा है, तो वो गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ा श्राप बन रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, ऐसी स्थिति में स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त होकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करता है। मतलब इससे क्या होगा ना कि जब आपको आपके कार्य में मन ही नहीं लगेगा तो आप अपने काम को दिल से नहीं करोगे, तो उससे क्या होगा कि आप में काम करने की क्षमता भी कमेगी। ठीक है, और उससे क्या होगा, जब काम करने की क्षमता कमेगी तो उससे उससे जो विकास दर है वो भी धीमा होगा। ठीक है, तो हर तरह से जाति जो है आपको क्या कर रही है, मतलब सिर्फ एक समाज को भी जो विकसित करने में एक बहुत बड़ी बाधा बन रही है। आगे देखते हैं, ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का ना दिल लगा ना दिमाग, और कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जाती है, अतः यह निर्बाधित रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलुओं से भी जाति प्रथा एक
हानिकारक प्रथा है। मतलब इनका कहना है कि कोई मतलब जब आपका ना दिल लगेगा कोई कार्य में, ना आपका दिमाग लगेगा, तो आप उस कार्य को मन से नहीं करोगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप ये कह सकते हो कि जो जाति प्रथा है वो प्रथा है वो आर्थिक रूप से भी एक हानिकारक प्रथा है, क्योंकि इससे क्या होगा कि कार्य कुशलता में कमी आ जा रही है, तो विकास का स्तर धीमा हो जा रहा है, और आप काम अच्छे से नहीं करोगे तो आपका इनकम जो होगा, इनकम सोर्स भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो हर तरह से इसको देखोगे तो ये आर्थिक आधार पर भी हम लोग कह सकते हैं कि यह एक जाति प्रथा जो एक हानिकारक कारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देता है। क्योंकि वो ऐसा कार्य करवाता है जिसकी आपको इच्छा नहीं है, तो वो आपको, ठीक है, अस्वाभाविक मतलब जिसको आपको ज़रूरत नहीं है वो काम आपको करके आपको एक तरह से निष्क्रिय बना दे रहा है। मतलब आप जिसमें कि आपको आप काम करें ना करें, ठीक है, वैसा वाला बात है। 1 दिन काम किए, 2 दिन नहीं किए, फिर 1 दिन काम किए, फिर 2 दिन नहीं किए, ठीक है, तो आपको आपका दिल नहीं लगेगा, वो बता रहे हैं। आगे, अब अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलुओं को लेता हूँ। ठीक है, अब आगे बात कर रहे हैं कि रचनात्मक पहलू इसका क्या है। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर तो मेरे दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। तो मतलब बाबा साहब कह रहे हैं कि अगर आप लोग को ये लग रहा है कि मैं जातियों के विरुद्ध बोल रहा हूँ, तो आप ही मुझसे पूछोगे तो आप ही बताओ कि आदर्श समाज क्या होगा। तो इनका मानना है, तो ये उत्तर देते हैं। मेरा उत्तर होगा, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। मतलब कैसा समाज? वैसा समाज हो जहाँ स्वतंत्रता हो, हर एक को हर एक चीज़ की आज़ादी हो, समानता हो, वहाँ ना कोई बड़ा हो ना कोई छोटा हो, भ्रातृत्व हो मतलब सभी में भाईचारा हो, सभी एक दूसरे से मिलजुल के रहें, जहाँ कोई भी ऊंच नीच की भावना ना हो। ठीक है, हम आपसे मिलें, आप हमसे मिलो, तुम मेरा काम करो, हम तुम्हारा काम करें, ऐसा जो काम जिसको बांट दिया गया जाति में, वैसा कुछ ना हो। ठीक है, पर आधारित हो। क्या यह ठीक नहीं है? उनका कहना है, क्या ये सबसे अच्छा नहीं है कि जब सबको एक जैसा कार्य मिले, सब स्वतंत्र हों, सब में भाईचारा हो, तो क्या ये अच्छा नहीं है? भ्रातृत्व अथवा भाईचारा अर्थात भाईचारा, मतलब ये भाईचारे की बात कर रहे हैं, से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? मतलब मैं आप ही से पूछता हूँ कि आपको मेरे जैसा भाई, एक दूसरे को भाईचारा बना के चलना है, क्या इसी से किसी भी जाति को कोई आपत्ति हो सकती है कि भाई हम लोग भाईचारे अच्छे से रहें, ठीक है, सौहार्दपूर्ण एक दूसरे के साथ रहें, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे, किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। इनका मान रहा है किसी भी समाज को उतना तो समझदार होना पड़ेगा कि हर एक चीज एक जगह से दूसरी जगह तक सुगमता से संचालित हो सके। ये कब होगा? जब हमारे अंदर भाईचारा होगा, तभी तो हम, जब हम कुछ समझेंगे तो हम दूसरे तक पहुंचाएंगे। अभी हम ही आपके सामने आपको पढ़ा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम भी कभी पढ़े हैं तो ये जो जो हम सीखे, वो मेरा कोशिश है कि हम आपको सिखाएं। ठीक है ना, इस सिखाने में आपको कभी भी हम बताएं कि मेरी जाति क्या है। आप लाख रिसर्च कर लो, आप पूरा गूगल खोलो, कहीं भी खोलो, कभी भी, जब तक हम आपको नहीं बताएंगे आप ये भी नहीं पता कर पाओगे मेरी जाति क्या है। और मेरी जाति, क्योंकि अभी हम पढ़ा रहे हैं तो मेरी जाति क्या है, टीचर है। ठीक है, कल होके हम, अगर हम कुल्हाड़ी वाला, अगर हम लकड़ी काटेंगे तो मेरी जाति वो हो जाएगी, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, मेरी जो इच्छा होगी हम वो काम करेंगे। क्योंकि आज के समय ये नहीं है कि आप बंधे हुए हो अपनी जाति से कि आपको वही कार्य करना है। ठीक है, तो संचालित हो सके। ऐसे समाज में बहुविध हितों में सबका भाग्य भाग्य होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होना चाहिए। सामाजिक जीवन जीवन में आवाज संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध होने चाहिए। तात्पर्य यह कि दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है। इनका मानना है जिस तरह दूध और पानी आपस में घुल जाता है तो पता ही नहीं चलता क्या दूध और क्या पानी है, उसी तरह एक आदर्श समाज में सभी आपस में भाईचारे की तरह घुल मिल के रहें, ताकि पता ही नहीं चले, कोई ये कह ही न पाए कि भारत में जातिवाद जैसी कोई चीज हुआ करती थी कि ये अलग जाति, ये अलग जाति, ये वो, बड़ा छोटा, ये ऐसा हो ही ना। सब एक लगे, सब एक लगे, और कोई ये, किसी भी कोई दूसरा देश या कोई भी हम लोग पर ये जो है उंगली ना उठा पाए। और इससे क्या होगा कि हम लोग का देश भी विकास अच्छे से करेगा। आगे लिखा हुआ है, कहाँ चला गया, दूध और पानी का स्वाभाविक मिश्रण हो, इससे का वास्तविक रूप हो, और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है।
और लोकतंत्र इसी को कहा गया है क्योंकि यही सौहार्दपूर्ण भाईचारा ही लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, आगे ये कहते हैं क्योंकि लोकतंत्र केवल एक शासन पद्धति नहीं है, क्योंकि इनका मानना है कि लोकतंत्र एक शासन पद्धति नहीं जिसमें कि आप प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को चुनते हो और वो आपके लिए काम करते हैं, सिर्फ वो नहीं है। इसके अलावा लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तरह समाज में सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान का नाम है। इनका मानना है कि लोकतंत्र जो होता है वो रीति रिवाज, ठीक है, एक समाज से दूसरे समाज में जो चल रहा है सबका एक दूसरे से आदान प्रदान है, क्योंकि उसके बाद क्या है कि आप कुछ भी कर सकते हो, आप कहीं भी जा सकते हो, आप कहीं भी रह सकते हो, आप किसी भी धर्म को अगर आपको अच्छा लगता है उस धर्म में आप जा सकते हो, धर्म को पालन कर सकते हो, आप कोई भी कार्य कर सकते हो, आप किसी भी क्षेत्र में रह सकते हो। उससे क्या होगा, आप एक दूसरे के जो रीति रिवाज हैं, ठीक है, कार्य करने की क्षमता, सबको एक दूसरे को आदान प्रदान कर सकते हो, कोई नहीं रोक सकता है। क्यों? ये सिर्फ लोकतंत्र में हो सकता है, इसलिए लोकतंत्र का सबसे सुनहरा सुनहरा शब्द इनको ये मानते हैं। आगे बोलते हैं इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हो, क्योंकि जैसे ही लोकतंत्र होगा, लोकतंत्र में आपको ये अपने अपने आप को और अपने सामने वाले दोनों को क्या होगा, एक सम्मान का भाव देना पड़ेगा। तभी लोकतंत्र सच्चे रूप में आप कहेंगे कि लोकतंत्र आपके देश में है और आप उस लोकतंत्र को मानते हैं। ठीक है, और यही सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र ही एक आधार बनेगा जिससे कि हम श्रम विभाजन जो कि एक जाति प्रथा बन चुकी थी, उसको खत्म कर सकते हैं। ये बाबा साहब का कहना था, क्योंकि श्रम विभाजन आज भी श्रम विभाजन है, आज भी पुलिस है, ठीक है, इधर आईएएस है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, लेकिन ये श्रम विभाजन का आधार कभी भी उसकी जाति नहीं रही। ठीक है, और हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो साइंटिस्ट है वो उसकी जाति है, क्योंकि वो उसका क्या है, वो उसका कार्य है। जाति तब बनेगी, यही जाति बन जाती है जब उसका बेटा का बेटा बेटा और उस पुश्त में सिर्फ वही बनते जाए, और उसका आधार कुछ नहीं हो, सिर्फ उसके 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 मतलब उसका पुत्र होना हो, जबकि ऐसा नहीं है। उसकी क्षमता जो है वो क्या कर रहा है, उसके कार्य को निर्धारित कर रहा है। ये होता है श्रम विभाजन। ठीक है, इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, और इसके कुछ प्रश्न बनेंगे। वो प्रश्न क्या है, प्रश्न देखते हैं, एक दो प्रश्न है, और वो प्रश्न अगर या तो हम ऐसा करते हैं कि आपको अभी तो चैप्टर पढ़ा दिए, ऐसा फिर भी आपको प्रश्न बता देते हैं, प्रश्न क्या क्या होता है, तो थोड़ा थोड़ा एक एक पॉइंट पे बात कर लेते हैं। फिर हम लोग क्या कहते हैं, फिर हम लोग जब जब सारा गद्यांश गद्य का खत्म कर लेंगे, तो उस पर सारा का सारा प्रश्न जो है उस पर एक बार पुनर्विचार करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न की ओर देखते हैं कि लेखक किस विडंबना की बात कर रहे हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे भीमराव अंबेडकर जी ने शुरुआत में ही आप देखोगे वो कहते हैं कि ये विडंबना की बात है कि जो जातिवाद के पोषक हैं, ठीक है, वो उसके पक्ष में बहुत सारा तर्क देते हैं। तो ये विडंबना की बात का स्वरूप वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि जो जातिवाद के पोषक हैं वो अनर्गल बात कहते हैं, कुछ से कुछ कह के मतलब वो जातिवाद को एक सही बताते हैं कि सही है। ठीक है, और उसके पक्ष में वो कुतर्क देते हैं। ठीक है, इसी के बारे में बात कर रहे थे बाबा साहब। दूसरा प्रश्न ये है, जातिवाद के पोषक अपने पक्ष में क्या तर्क देते हैं। ठीक है, ये भी वही प्रश्न है कि क्या तर्क देते हैं। उनका कहना है कि जाति जो है वो क्या किसी भी समाज में कार्य के लिए श्रम विभाजन होना आवश्यक है, इसी के लिए जाति विभाजन जो है वो जरूरी है। लेकिन वो जाति वो ये इस बात को वो पूरा नहीं कहते हैं कि वो किसी की खास जाति में उसको बांध दिया, उसको वही काम करते रहो। तो वो आधा तर्क देते हैं और आधा तर्क से वो अपने आप को सही ठहराते हैं। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न है, और दूसरा प्रश्न के बारे में थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, बाकी आप उसको खुद से एक बार लिखो। ठीक है, खुद से लिखो, और हमारे टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप पे भी मैंने अपना वहाँ पे दे रखा है, आप उस पर भी भेज सकते हो। ठीक है, मेरा ज़रूर से ज़रूर उस पर जो है मैं वो इसको अच्छे से डिटेल में भी लिख के हम उस पर आपका डाल देंगे पीडीएफ फॉर्म में भी, ताकि, और मेरा यही कहना है कि जो तुम समझे उसको अपने आधार पे जितना समझ में आया लिख दो। ठीक है, और अच्छे से सिर्फ लिखना। अगला क्वेश्चन है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या हैं। लेखक की आपत्ति ये है, ठीक है, बाबा भीमराव अम्बेडकर ये कहते हैं कि अगर मान लेते हैं कि किसी की जाति जो है, जाति में जो उसको कार्य मिला है, वो कार्य अगर उसको करने में मन ही नहीं लगता है, तो वो अपना ना ही दिल लगाएगा ना ही दिमाग लगाएगा,
तो उसमें उससे क्या होगा कि वो पहले तो वो मतलब करना कम कर देगा, ठीक है। और उससे क्या होगा कि एक समाज जो वो बहुत धीमा हो जाएगा, मतलब समाज की जो गति है, जो विकास की गति है वो धीमी हो जाएगी। उसके बाद उसके बाद क्या होगा कि वो अगर मान लो कि उसके पास किसी क्षेत्र में ज़्यादा लोग हैं वही कार्य को करने वाले, तो वो भूखे भी मर सकते हैं, क्योंकि जब वो किसी खास जाति में जन्म लिए तो वो एक ही काम करेंगे। तो इनका तर्क यही था कि अगर किसी खास जाति में जन्म लेने पर सिर्फ वही काम किया जाए और वो काम ही वहाँ पे कम हो, तो उससे वो भूखे मर सकते हैं। प्लस उनमें वो काम करने की क्षमता, उनको वो कार्य करने में मन ही नहीं लगेगा, तो उससे क्या होगा, वो कार्य भी नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आर्थिक गति भी क्या उनकी धीमी हो जाएगी, और इससे उस बेरोजगारी भी बढ़ेगी। बेरोजगारी क्यों बढ़ेगी? क्योंकि वो इसी जात में रहेंगे, वही कार्य करेंगे, ठीक है। और किसी जाति में कम लोग कार्य कर रहे हैं क्योंकि उस जाति में कम जनसंख्या है, तो उस वहाँ पे कार्य ज़्यादा है लेकिन करने वाले कम हैं, तो वो वहाँ पे कार्य खाली रहेगा। और कहीं पे कार्य करने की क्षमता क्या है, कार्य करने वाले बहुत लोग हैं, कार्य कम है, तो वहाँ पे बेरोजगारी बढ़ेगी ही, और ये हमेशा बढ़ती रहेगी। इसका कोई जो है आपका मतलब इसका कोई रिजल्ट भी नहीं निकलेगा, ठीक है, क्योंकि उस जाति से आ रहे हैं, उनको वही कार्य करना है, ठीक है। आगे देखते हैं, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। कैसे? देखिए, अभी जो बात की वही, क्योंकि आप जिस जाति के हैं आप वही कार्य करेंगे, आप दूसरा कार्य नहीं कर सकते हैं। तो आप मान लीजिए सुनार है, अब किसी क्षेत्र में अब वहाँ पे एक ही सुनार का दुकान है, अब उसके यहाँ 200 लाइन लगा रहता है, लोग का भीड़ लगा रहता है सोना लेने के लिए। और एक बगल में चमार है, ठीक है, चमार है 100 गो। अब कभी कभी एक आगो का जरूरत पड़ रहा है तो क्या क्या होगा, बाकी लोग तो भूखे मरेगा। और वही सुनार की दुकान में भीड़ लगा हुआ है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि मतलब वहाँ कार्य करने की क्षमता, वहाँ ज़्यादा कार्य करने वाले लोग चाहिए, लोग कम हैं, और यहाँ कार्य करने वाले लोग ज़्यादा हैं, आदमी को ज़रूरत कम है, समझ रहे हैं। तो ये जो है बेरोजगारी का कारण बन रही है, ठीक है। आगे देखते हैं, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते थे और क्यों? उनका सबसे बड़ा जो था, वो मानते थे कि जो जाति व्यवस्था है वो सबसे बड़ी व्यवस्था है, ये कि वो गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या। देखिए यहाँ पर उन्होंने एक लाइन लिखा है, उन्होंने कहा था आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी कि यह कि बहुत लोग निर्धारित कार्य में अरुचि से केवल मतलब व्यवस्था वर्ग कार्य कर रहे हैं, मतलब उनकी रुचि नहीं है उस कार्य करने में, फिर भी वो कार्य कर रहे हैं। तो इसको माने थे वो कि ये सबसे बड़ा कारण है भारत में क्या कहते हैं बेरोजगारी का, क्योंकि उनको कार्य करने में मन ही नहीं लग रहा है, तो वो कार्य करेंगे ही नहीं। उनको पेट चलाना है तो एक दिन कार्य किए, फिर वो नहीं कर रहे हैं, फिर वहाँ कार्य कम है इसलिए भी काम नहीं हो रहा है, क्योंकि उनकी अरुचिता है, वो कार्य करने में उनको मन नहीं लगता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है, लेखक ने पाठ के किन प्रमुख पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? ठीक है, उन्होंने जाति को हानिकारक रूप में इस प्रकार दिखाया है, क्योंकि जाति जो है वो क्या कर रही है, किसी एक व्यक्ति को उसी कार्य में ऐसा बांध दे रही है कि वो गर्भ में ही है तभी उस पे वो कार्य उसका निर्धारित हो गया कि वो यही कार्य करेगा। ना ही उससे पूछा गया, ना ही उसको बताया गया, ना ही उसको कोई कुछ और सिखाया गया। उस जन्म से उसको सिर्फ एक ही चीज बताया जा रहा है, क्योंकि तुम जन्म लियो तुम यही करोगे, ठीक है, जो कि कार्य कर्ण के साथ हुआ था। तो ये एक हानिकारक व्यवस्था है, इससे समाज कभी भी नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि कोई खास के लिए कोई खास कार्य रहेगा तो हमेशा, ठीक है, हमेशा उस समाज में जो है ऊंच और नीच की व्यवस्था बन जाएगी, और जहाँ ऊंच और नीच की व्यवस्था बनेगी वहां पे समाज का विकास तो संभव ही नहीं है, ठीक है। इसकी बात कर रहे थे। आगे देखते हैं, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लेखक ने किन विशेषताओं को जरूरी माना है? उनका मानना था भाईचारा की व्यवस्था, जो भ्रातृत्व है, ये अगर सब में आ जाए, किसी लोकतंत्र की बात करें, लोकतंत्र में भ्रातृत्व जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब भूमिका रखता है, इसलिए क्योंकि उसमें भाईचारा बनता है। आप कोई किसी धर्म का, किसी जाति का, क्या किसी कुछ का है, उसे किसी को लेना देना नहीं है, वो भी मनुष्य है, आप भी मनुष्य हैं। इसी पे उन्होंने उदाहरण दिया कि दूध और पानी का मिश्रण, जिसे पता ही न चले दूध कौन है पानी कौन है, क्योंकि दोनों एक दूसरे में घुलित हो जाता है। उन्होंने लोकतंत्र को ही बताया, और वो लोकतंत्र कैसे चलेगा, तो वो भाईचारे से चलता है, इसके बारे में उन्होंने बात किया था, ठीक है। यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि इन सभी प्रश्न को अच्छे से लिख के हम दें, तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, हम आपके टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे जरूर डाल देंगे, ठीक है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतने देर तक जुड़ के रहे, ठीक है। और अब ये है कि आप
आपके ऊपर है कि आप इस चैप्टर को एक बार खुद से पढ़ो, समझो, ठीक है, और कैसा अनुभव रहा ज़रूर बताना। और अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नहीं भी अच्छा लगा हो तो अपने कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या है जो आपको समझ में नहीं आया, मेरी तरफ से क्या कमी रह गई, ज़रूर बताएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।